तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। अंडमान निकोबार में एक गांव है विजयनगर, और इसी विजयनगर गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक शख्स था, उसकी एक बीवी थी। दोनों लोग वही नारियल का बिजनेस करते थे, कभी कभार कच्ची शराब भी बना के बेचते थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन इसी बीच इसी महीने की 23 तारीख को यानी 23 अगस्त साल 2023 को इसी गांव में पुलिस पहुंचती है। पहुंचने के बाद इस परिवार के पास जाती है। जाने के बाद पहले तो पुलिस वाले इस परिवार के जो मुखिया थे इनको काफ़ी देर तक इधर उधर से देखती है। देखने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मिलान करने की कोशिश कर रही, कुछ पहचानने की कोशिश कर रही। लगातार कुछ देर तक देखती है। देखने के बाद कभी मोबाइल में चेक करती है, कभी एक दूसरे से बातचीत करती है। लेकिन काफ़ी देर तक जब ये सारी चीज़ें करती है तो अंत में एक पुलिस वाला आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद जो इस परिवार का मुखिया था उसके पास जाता है और जाने के बाद बस एक शब्द पूछता है, आर यू AP सिल्वम। अब जैसे ही ये शब्द वो शख्स सुनता है, यानी जो परिवार का मुखिया था, तो सुनने के बाद कायदे से तो 1-2 मिनट तक एकदम साइलेंट हो जाता है। यानी उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जो सामने वाला पूछ रहा है ये क्या पूछ रहा है। आसपास के जो लोग थे उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि लुक वाइज सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी। देखने में भी अंडमान निकोबार जैसे लग नहीं रहे थे। इधर ये जो शख्स था जिससे पूछा गया AP सिल्वम, एकदम हक्का बक्का, एकदम चुप। अब इससे पहले कि ये कुछ सवाल कर पाता, कुछ और पूछ पाता, सामने वाले फिर से पूछते हैं, आर यू आर्मी कुक, यानी क्या आप सेना में कुक थे या फिर कुक हैं। अब ये दूसरा सवाल जैसे आया, अब ये जो शख्स था मानो पसीने पसीने हो गया। इसे ना कुछ समझ में आ रहा, ना इसके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही। ये चुपचाप एकदम पत्थर की तरह वहाँ खड़ा है। इसके बाद वो जो लोग आए थे, आने के बाद इससे कहते हैं कि AP सिल्वम, तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ और तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। इतना कहते हैं। कहने के बाद इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको गाड़ी की तरफ इशारा करते हैं। अब जैसे इशारा करते हैं तो ना ये कुछ बोलता है ना कुछ विरोध करता है, चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो जो लोग आए थे इस AP सिल्वम को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब इधर AP सिल्वम चला गया, जो पुलिस वाले आए थे वो लेके चले गए। लेकिन अब घर पे उसकी बीवी, बाकी आसपास के लोग, सारे लोग खड़े हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि AP सिल्वम कौन है, क्या चक्कर है, क्या मामला है। ये कहाँ की पुलिस थी जो आके लेके गई, चूँकि देखने में यहाँ की पुलिस लग भी नहीं रही थी, खासकर जो अंडमान निकोबार की पुलिस होती है। ये तमाम तरह के सवाल थे। जब आप किसी के पास कुछ भी नहीं था, सारे लोग परेशान थे। जवाब अगर कोई दे सकता था तो हो सकता है AP सिल्वम दे दे। लेकिन यहीं से फिर एक क्वेश्चन और आता है कि अगर AP सिल्वम इतने महीनों से, इतने सालों से, न जाने कितने सालों से, दशकों से यहीं रह रहा, तो फिर इसका नाम, इसका पहचान या फिर ये कौन है, इस बारे में कहीं और लोग कैसे जानते हैं। और अगर जानते हैं और ये सारी चीज़ें गलत है, इसने कुछ किया नहीं है, तो ये चुपचाप चला कैसे गया। अब ये तमाम तरह के सवाल उस महिला और उसके आसपास के लोगों के बीच ऐसे ही गूंजती रही। और यहीं से फिर कहानी जो है लगभग 20 साल पहले पहुंच जाती है। दरअसल जब ये शख्स उस गाड़ी में जा रहा होता है तो जाने के बाद से ही यहीं से उससे पूछताछ भी शुरू होती है। और पूछताछ शुरू होने के बाद पूरी की पूरी कहानी 20 साल पहले लगभग पहुंच जाती है। दरअसल आज से लगभग ठीक 20 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था AP सिल्वम। AP सिल्वम कुछ तैयारी वगैरह करता है, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक, इंग्लिश वगैरह भी अच्छी बोल लेता था, खाना भी बढ़िया बनाता था। इसीलिए फिर इसने अलग अलग जगहों पे, खासकर जितनी सरकारी संस्थाएं थी, जैसे पुलिस हो गई, जैसे अलग अलग कैंप होते हैं जो आर्मी के, मिलिट्री के, CRPF हो गया, BSF हो गया, ऐसी अलग अलग जगहों पे अप्लाई करने लगा कि कहीं पे कुक की नौकरी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। संजोग से इसकी जो अर्जी है, इसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है और इसको आर्मी में एक यूनिट है, MH यूनिट, इसमें इसको नौकरी मिल जाती है एज ए कुक। अब बतौर कुक उस कंपनी में काम करने लगा, आर्मी के लिए खाना बनाने लगा। जब घर वालों को ये बात पता चली कि ये बढ़िया नौकरी पा गया है तो घर वालों को भी खुशी हुई। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक
अभी आर्मी में नौकरी करता, बढ़िया पैसे कमाता। साल दर साल गुजरते रहे, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। इधर जो एपी सेल्वम है इसकी उम्र भी होती रही। अब उम्र होने के बाद फिर घर वालों को लगा कि इसकी शादी कराई जाए। अब इसके लिए लड़की देखी जाने लगी। कई जगह से कई अलग अलग रिश्ते आए, अलग अलग जगहों पे इसकी दिखवारी हुई। ये तमाम चीज़ें कई महीनों तक चलती रही और अंत में एक लड़की थी जिसका नाम था कृष्णा गौरी। कृष्णा गौरी से फाइनली इसकी शादी फिक्स हो गई। अब शादी फिक्स हुई। शादी फिक्स होने के बाद फिर साल 2006 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर संजोग से जो एपी सेल्वम था इसका ट्रांसफ़र हो जाता है और ये आ जाता है हरियाणा के अम्बाला में। हरियाणा के अम्बाला में आता है। आने के बाद वहाँ के एमएच यूनिट में ज्वाइन लेता है। अपनी बीवी कृष्णा गौरी को भी लेके आता है। आने के बाद एक जगह है इसी हरियाणा के अम्बाला में, लाल कुर्ती। इसी लाल कुर्ती में एक शख्स ये किराए का मकान लेता है और लेने के बाद खुद और अपनी बीवी के साथ वहीं रहने लगता है। अपनी बीवी के साथ वहीं रहने लगता है। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। इन दोनों के बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो कायदे से अब पति पत्नी के बीच नज़दीकियाँ बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इधर आलम यह हुआ कि जो एपी सेल्वम था, जब ये इधर आता है हरियाणा, तो हरियाणा में रहने के बाद फिर इसके जीने का जो रवैया था, बात करने का जो तरीका था, कहीं ना कहीं अब बदलने लगा। जो ये पैसे कमा रहा था, उस पैसे का जो जुनून था इसके ऊपर हावी होने लगा। कुछ टाइम तक तो ये ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद फिर ये नशा करने लगा। अब नशा जब ये लगातार करने लगा तो फिर घर वालों से भी झगड़ा करने लगा। आए दिन ये शराब पी के इधर उधर गायब रहने लगा और इसी दौरान इसका एक महिला से अफेयर भी हो जाता है। एक महिला से इसका अफेयर होता है। अफेयर होने के बाद फिर उस महिला पे इसकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ने लगी। अब उस महिला से जब इसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी तो इसकी जो बीवी थी, कहीं ना कहीं उसे बुरा लगने लगा। बीवी को बुरा लगता, वो विरोध करती और विरोध का आलम यह हुआ कि कुछ टाइम तक तो ये इग्नोर करने लगा। लेकिन जब कृष्णा गौरी लगातार अब मना करने लगे कि ये सारी चीज़ें ना करो, नशा वगैरह ना करो, तो फिर अंत में अपनी बीवी को ही डांटने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है। धीरे धीरे पत्नी भी इससे प्रताड़ित होने लगी। लगातार ये उस महिला को टॉर्चर करता। आए दिन अब ये शराब पी के आता घर पे। आने के बाद अपनी बीवी को पीटता। पीटने की जो आवाज़ें होती अक्सर जो उस घर का मकान मालिक था मुकेश, वो सुना करता। मुकेश सुनता, लेकिन सुनने के बाद अब इग्नोर करता कि पति पत्नी की बात है, अब उसमें क्या जाए क्या बोलें। लेकिन अब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, कुछ कहा भी नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे करते वक्त गुजरता रहा। धीरे धीरे साल 2007 आ गया और साल 2007 आते आते इन पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा था इस कदर आगे बढ़ने लगा कि अब आए दिन घर से रोने की, चीखने की आवाज़ें आने लगी। इधर मकान मालिक भी परेशान कि किस आदमी को कमरे पे दे दिया किराया। लगातार ये अपनी बीवी को प्रताड़ित कर रहा। लगातार घर में मारपीट हो रही। अगस्त आते आते इन दोनों के बीच इस कदर झगड़ा होने लगा कि मानो जो एपी सेल्वम था वो अपनी ही बीवी की जान का प्यासा हो गया। लगातार उसको मारने की कोशिश करने लगा। बीच बीच में कोई बीच बचाव कर देता तो ठीक, नहीं तो लगातार ये अपनी बीवी को पीटता। लगातार नशे करके आता, सामान वगैरह फेंकता। सारी चीज़ें तब भी धीरे धीरे गुजरती रही। पत्नी जो थी बेचारी बर्दाश्त करती रही। लेकिन 23 अगस्त साल 2007 को जो कृष्णा गौरी थी, शायद अब उसे लग गया था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और शायद उसे ये भी पता था कि अपने पति को छोड़ के मैं कहीं जा भी नहीं सकती। इसलिए अब उसे लगा कि अब पति ऐसा निकल गया, कोई भविष्य मेरा है नहीं, ज़िंदगी मेरी ख़त्म है। तो उसने अब मौत को गले लगाना कहीं ना कहीं अपने लिए बेहतर समझा और 23 अगस्त साल 2007 को जो कृष्णा गौरी है अपने घर में फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। इधर जो पति है उसका एपी सेल्वम वो ड्यूटी पे गया था। उसके बाद दिन में ही ये फांसी लगा लेती है। लगाने के बाद एपी सेल्वम लौट के आता है। आने के बाद देखता है कि बीवी फांसी लगा चुकी है। अब इसको कुछ समझ नहीं आता क्या करे। फ़ौरन आसपास के लोगों को भी खबर हो जाती है कि जो कृष्णा गौरी है एपी सेल्वम की बीवी, उसने फांसी लगा ली। लिहाजा अब आसपास के सारे लोग इकट्ठे होने लगे। किसी ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पहुंचने के बाद बॉडी कब्जे में ले ली। अब मामला तो
सुसाइड का ही था। सुसाइड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सबको यही लगा कि कोई दिक्कत रही होगी इसीलिए सुसाइड कर लिया। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो आस पास के लोगों से पूछताछ कर लेते हैं कि कहीं किसी ने कोई ब्लैकमेल वगैरह तो नहीं किया है, फिर कोई और बात, उसके बाद मामला बंद कर देंगे। तो जब सभी लोगों से पूछताछ हुई, चाहे वो एपी सेल्वम हो, चाहे कोई और हो, चाहे मायके वाले हों, कि कहीं दहेज वगैरह का तो कोई मामला नहीं था, तो सभी लोगों ने तो बिल्कुल एक तरह से क्लीन चिट दे दी कि नहीं कोई मामला नहीं है। लेकिन जो इस मकान का मालिक था मुकेश, उसके अंदर ज़मीर जिंदा था। उसने बाकायदा पुलिस के सामने पूरा वाक़या बताया कि कैसे एपी सेल्वम अपनी बीवी को प्रताड़ित करता था, कैसे मारता था, और इसी ने ही उस महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, फ़ौरन एपी सेल्वम के ऊपर 306 यानी मरने के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में एक धारा लगा के गिरफ्तार करके मामले को कोर्ट में भेज देते हैं। अब मामला कोर्ट में चलने लगा, जांच पड़ताल पुलिस वाले करते रहे। इधर जो मकान मालिक मुकेश था उसने लगातार कुछ ऐसे सबूत दिए, लगातार कुछ ऐसे प्रूफ दिए, जिससे अब पुलिस वालों को चार्जशीट बनाने में आसानी हुई। पुलिस वालों ने भी पूरी चार्जशीट बनाई। बनाने के बाद जो सेशन कोर्ट था उसके हवाले ये पूरा चार्जशीट और सारे सबूत जब किए, तो फिर सेशन कोर्ट को भी लगा कि ये एपी सेल्वम जो है इसी ने अपनी बीवी को उकसाया और इसी के टॉर्चर की वजह से जो कृष्णा गौरी है उसने सुसाइड कर लिया। लिहाजा साल 2008 में एपी सेल्वम को जो सेशन कोर्ट है यानी लोअर कोर्ट, उसने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अब जैसे ही एपी सेल्वम को आजीवन कारावास की सज़ा हुई, एपी सेल्वम ने फौरन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा जब इसने खटखटाया तो लगातार अब हाई कोर्ट में इसका ट्रायल चलने लगा, और इसी दौरान फिर इसने एक अपील सेशन कोर्ट में फिर से कर दी। हाई कोर्ट में इसका मामला चल रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ किया जाए। सेशन कोर्ट ने इसने फिर से अपील की कि चूँकि मेरा जो मामला है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और यहाँ पे कोई है नहीं जो मेरे मामले की पैरवी कर सके, तो इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं अपने मामले की जो पैरवी है खुद करूँ और मुझे तब तक के लिए रिहा कर दिया जाए, यानी एक तरह से जमानत दे दी जाए। सेशन कोर्ट को भी लगा कि चलो ठीक है, जमानत दे देते हैं। इसीलिए फिर साल 2011 में सेशन कोर्ट ने लगभग 3 साल बाद इसको जमानत दे दी कि तब तक जाओ तुम अपने मामले की पैरवी करो। साल 2011 में इसका मामला हाई कोर्ट में चलता रहा। हाई कोर्ट में ये कभी आता कभी नहीं आता, और संजोग से जिस दिन फैसला होना था इस कोर्ट का, यानी इस पूरे मामले का हाई कोर्ट में, उस दिन एपी सेल्वम जो है वो नहीं आता, जमानत पे बाहर था, आता नहीं। हाई कोर्ट का इतने में फैसला आ जाता है, और हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि इस पूरे मामले में जो एपी सेल्वम है वो गुनहगार है, यानी इसने अपनी बीवी को उकसाया था। उकसाने के बाद इसी की वजह से इसकी बीवी ने अपनी जान दी। तो अब चूँकि मामला प्रूफ हो गया तो सेशन कोर्ट का जो फैसला था वो बरकरार रखा गया, और फिर से जो एपी सेल्वम है उसे सज़ा हो गई उम्र कैद की। अब उम्र कैद की सज़ा हुई तो फिर पुलिस वालों के पास आदेश गया कि इसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके इसको जो जेल है वहाँ डालो, जो वहाँ का जिला कारागार होगा वहाँ भेज दो। अब पुलिस वाले जाते हैं एपी सेल्वम के घर पे जहाँ ये रहता था। जाने के बाद पता चला कि एपी सेल्वम तो यहाँ है ही नहीं। अब पुलिस वाले बड़े अचंभे में कि इसका तो मामला है, इसको तो सज़ा हुई है और ये कहाँ गायब हो गया। इसके बाद अब इसको खोजने की कवायद शुरू हुई। इसके आसपास के लोगों के पास छापे मारे गए, इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया, जहाँ जहाँ इसके दोस्त थे वहाँ वहाँ पूछताछ की गई, जहाँ जहाँ कभी ये जाता था उन तमाम लोगों से छानबीन की गई। लेकिन तमाम छानबीन में, तमाम पूछताछ में कहीं से भी कोई भी ऐसी क्लू और कहीं से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये जो एपी सेल्वम है इसका पता चल सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, साल दर साल बीतते रहे। धीरे धीरे एपी सेल्वम के गायब होने का जो पूरा मामला था ये फाइलों में महज धूल फाँकने लगा। देखते देखते साल 2023 आ गया और एपी सेल्वम के गायब हुए लगभग 13 साल बीत चुके थे। 13 साल तक लगातार उस थाने में न जाने कितने पुलिस वाले आए, न जाने कितने उस पूरे ज़िले में एसपी आए होंगे। लगातार कितनी बार इस मामले में कहा गया होगा कि खोजा जाए, लेकिन 13 सालों तक एपी सेल्वम को चाहे जितनी खोजने की कोशिश की गई कहीं मिला नहीं। देखते ही देखते ये मामला धीरे धीरे दब गया और फाइलें जो है वो धूल फाँकने लगी। लेकिन इसी दौरान साल 2023 में
इस पूरी घटना के बीतने के 13 साल बाद फिर से एक मुहिम चलाई जाती है और इस मुहिम के तहत ऐसे लोग जो कहीं भाग गए हैं, जिनको सज़ा हुई है, जो भगोड़े हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके या तो जिनका मामला कोर्ट में पेंडिंग उनको कोर्ट में पेश किया जाए और जो सज़ा पा चुके हैं उनको जेल डाली जाए। तो जब ऐसे मामलों को खोला गया तो इन्हीं में से एक मामला AP सेल्वम का भी था। अब AP सेल्वम का जब मामला खुला तो फिर इसको खोजने की कवायद शुरू हुई। तो फिर पता किया जाने लगा कि ये कहाँ गया है, क्योंकि यहीं से तो खोजा जाएगा। फिर से अब अलग अलग जगहों पे 2011 के हिसाब से पूछताछ करनी शुरू हुई कि इसके रिश्तेदार कौन थे, इसका घर कहाँ था, कहाँ ये जा सकता है। तो तमाम तरह की जब पूछताछ की गई तो बस एक चीज़ निकल के सामने आई, इसकी जो शादी हुई थी वो अंडमान निकोबार में हुई थी। उसके बाद फिर ये पता किया जाने लगा कि इसके और कौन से लोग कहाँ रहते हैं। तो फिर अलग अलग लोगों की लिस्ट निकली। फिर ये पता किया गया कि क्या AP सेल्वम उस डेट पे किसी रेलवे स्टेशन या फिर किसी बस स्टैंड पे दिखाई दिया, क्या कोई टिकट या फिर कोई और चीज़। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले अब खंगालना शुरू करते हैं, साथ ही इसके नंबर को, तब तक अब टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे है, जब ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो एक जो पूरा रोड मैप निकल के सामने आया, वो रोड मैप जहाँ से पुलिस वाले खोज रहे थे वहाँ से 3500 किलोमीटर की दूरी पे आया। यानी ये जो शख्स था AP सेल्वम, ये 3500 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार के किसी जगह पे एक गुमनाम जिंदगी 13 सालों से जी रहा था। अब पुलिस वालों को ये तो पता चल चुका था कि AP सेल्वम है कहाँ, लेकिन अब पुलिस, वो भी लोकल पुलिस, ये अंडमान निकोबार यानी अम्बाला से 3500 किलोमीटर की दूरी पे जाए और जाने के बाद कैसे पॉसिबल है कि जो शख्स वहाँ का अब लोकल हो चुका है, चूँकि 13 सालों से रह रहा, तो वो शख्स वहाँ पे पकड़ा जाए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। अब इसके लिए बाकायदा एक टीम बनानी पड़ी, क्योंकि ये पकड़ना भी है और जो गायब हुआ है वो ऐसा भी नहीं है कि 2-4-10 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर पे है, वो 3500 किलोमीटर दूर है। उसके पकड़ने के लिए लगातार कितनी गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी, लगातार कितनी चीज़ें करनी पड़ेगी। अच्छा, एक दिक्कत ये भी थी कि अगर पुलिस की टीम वहाँ पे जाए तो जाने के बाद पहचानेगी कैसे, अगर वो कह दे कि मैं नहीं हूँ और कोई सबूत भी नहीं है कि ये वही है। हो सकता है कि उसने वहाँ के हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेंज करा लिए हो। एक दिक्कत ये भी थी कि अगर लोकल पुलिस वहाँ की कोऑपरेट ना करे तो फिर मामला बनेगा कैसे। चैलेंज कई थे, लेकिन जो वहाँ के SI थे जायसवाल, उन्होंने फिर जिद कर ली थी कि नहीं, मैं पकड़ के छोड़ूंगा। इनके साथ इनका एक कांस्टेबल होता है, वो भी जिद पड़ जाता है कि चाहे जो करना पड़े मैं पकड़ूंगा ज़रूर। इसीलिए फिर इन्होंने एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद सबसे पहले जो अंडमान निकोबार की पुलिस है उससे बात करते हैं। बात करके पूरा वाक़या बताते हैं कि कैसे यहाँ की जो पुलिस है उसके लिए एक वांटेड है, भगोड़ा है, हमें उसे पकड़ना है और पकड़ के अब जेल भेजनी है। 13 साल से पुलिस के हाथों से वो बचता जा रहा। अब वहाँ की पुलिस से जब बात हुई तो बात होने के बाद वहाँ की पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप आइए और आने के बाद यहाँ से पकड़िए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसके बाद फिर ये कहा गया कि पता चले हम इतने दूर से आएँ और उसे भनक लग जाए, वो अपना लोकेशन बदल दे, क्योंकि वो भी तो नज़र रख रहा होगा कि क्या हो रहा क्या नहीं। इसलिए फिर पुलिस से कहा गया, अंडमान निकोबार की पुलिस से, कि आप जाइए और जाने के बाद उसके ऊपर नज़र रखिए ताकि वो भागे या फिर कहाँ जाए तो हमें भनक लग जाए, क्योंकि वहाँ पे आने के बाद तो हमें कुछ ज्ञान होगा नहीं। अंडमान निकोबार की पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है। अब सारी चीज़ें ठीक हो गई, वहाँ की जो पुलिस थी वो भी सपोर्ट करने को तैयार। इसके बाद अब कवायद शुरू हुई कि कौन कौन जाएगा और कैसे जाएगा। तो फिर ये तमाम चीज़ें जब शुरू हुई तो अंत में 3-4 पुलिस वाले, जिसमें से SI जायसवाल और उनके कुछ कांस्टेबल थे, ये तमाम लोग अब तैयारी करते हैं और कमर कसते हैं जाने के लिए। 3500 किलोमीटर का सफ़र था। तो सबसे पहले ये अम्बाला से पहुंचते हैं दिल्ली 16 अगस्त को। 16 अगस्त को ये सारे लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली से इनकी फ़्लाइट थी। दिल्ली ये फ़्लाइट पे बैठते हैं, फ़्लाइट से रवाना होते हैं। 5 घंटे की लंबी उड़ान के बाद ये पहुंचते हैं पोर्ट ब्लेयर। वहाँ पे उतरते हैं। उतरने के बाद फिर ये सारे लोग जो समुद्री जहाज़ होता है उस पर तैयार बैठते हैं। अब समुद्री जहाज़ पे लोग बैठते हैं। बैठने के बाद फिर वहाँ से लगभग 700 किलोमीटर पानी के रास्ते से जाते हैं। लगभग 2800 किलोमीटर इन्होंने हवाई जहाज़ से ट्रेवल किया, 700 किलोमीटर ये पानी की जहाज़ से जाते हैं।
700 किलोमीटर पानी की जहाज़ से जाने के बाद ये पहुंचते हैं कैंप बेल, और कैंप बेल पहुंचने के बाद अभी सबसे पहले अंडमान निकोबार की पुलिस से मिलते हैं। मिलने के बाद उससे कहते हैं कि अब हमें वहाँ पे ले चलिए जहाँ पे ये शख्स है, जहाँ हमारा अनुमान है। अब अंडमान निकोबार की जो पुलिस है इसे लेके, यानी इन पुलिस वालों को लेके जो एक गांव है विजयनगर, इसी विजयनगर के बगल एक सहायक गांव है, वहाँ पे लेके जाती है। वहाँ पे लेके जाती है। अब जाने के बाद फिर वहाँ पे चेक किया जाता है कि ये केपी सेल्वम यहाँ रहता है या नहीं। तो फिर ये पुलिस वाले जब डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, साल 2011 में एक शख्स यहाँ आया ज़रूर था। आने के बाद यहाँ फिर इसने शादी वगैरह भी की है, इसकी एक बीबी है, बच्चे भी हैं, साथ ही यहाँ पे ये शराब और नारियल वगैरह का बिजनेस करता है। पूरे इलाके में अब इसकी पहचान है, और पहचान एक अलग ही नाम पे है। तो अब एपी सेल्वम के नाम से खोजना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें भी लगा कि इतनी दूर से आए हैं तो चलो एक बार चेक तो करेंगे ही। इसके बाद अब जाते हैं। जाने के बाद अब उसकी रेकी करना कायदे से शुरू करते हैं। रेकी करते हैं, उसको बारीकी से चेक करते हैं। क्योंकि 13 सालों में जो शक्लें थी वो भी बदल चुकी थी, जो फोटोग्राफ्स थी वो भी उतनी क्लियर नहीं थी। लिहाजा पुलिस वाले उसके सामने भी जब जाते हैं तो कभी फ़ोटोग्राफ से उसका चेहरा मिलाते हैं, कभी उसकी हाइट मिलाते हैं, उसके हाव भाव को चेक करते हैं, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये किस तारीख को आया था, इसका लोकल रेजिडेंस कहाँ का है। ये तमाम चीज़ें जब चेक करते हैं तो चेक करने के बाद जब अंत में कई दिनों में, लगभग 1 या 2 दिन में जब ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वही है, तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि अब इसको गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके इसको ले चलते हैं। इसीलिए फिर पुलिस वाले उसके सामने जाते हैं और एक कंफर्मेशन के लिए उतनी दूर आके किसी गलत शख्स को गिरफ्तार न कर लें। इससे पूछा जाता है कि आर यू एपी सेल्वम। अब ये सवाल सुनने के बाद इसके हाव भाव बदले। पुलिस वालों की नज़र पार की, फ़ौरन ये चीज़ भाप जाते हैं। उसके बाद लगातार सवाल दागते हैं और दागने के बाद फिर उसे गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद अब इसे शायद आज या कल में कोर्ट में पेश किया गया और अब इसका ये वाला मामला फिर से खुलेगा। अब यहाँ पे वो जहाँ रह रहा था वहाँ के लोग शायद अभी भी नहीं जान पाए होंगे कि ये किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, फिर लेके जाने वाले लोग कौन थे। क्योंकि वहाँ पे जो ज़िंदगी जी रहा था किसी को भनक तक नहीं थी कि ये कौन है, इसने किया क्या था, इसका गुनाह क्या है और एपी सेल्वम का किस्सा क्या है। लेकिन फ़िलहाल लगभग 13 सालों बाद ये फिर से जेल पहुँच जाएगा और वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा भी पाएगा। पैरोल भंग करने का एक अलग ही इसका सज़ा प्रावधान होगा। तो इन तमाम चीज़ों में अब शायद ये कभी दोबारा बाहर ना आए, या फिर हो भी सकता है एक अच्छे चरित्र की वजह से आ भी जाए। देखते हैं जो भी होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी में एक अजीब चीज़ देखने और सीखने को भी मिली कि अगर पुलिस वाले सुलझाना ही चाहें तो सुलझा लेते हैं, और ना चाहें तो फिर चोरी का मामला भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुलिस वालों की मूड और उनके तरीके के ऊपर है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।